मैंने आपको अकबर के बारे में जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, जो अकबर के बेटे थे। वैसे उनका नाम सलीम था, उनका नाम जहांगीर कैसे पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे। अकबर के स्थान पर उनके बेटे सलीम ने तख्त-ओ-ताज को संभाला था। सल्तनत-ए-हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल का मातम 7 दिन चला था। 8वें दिन यानी 24 अक्टूबर 1605 को आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत बज उठी थी। इन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर दुनिया और इतिहास में पेशो पेश न हो, इसलिए मुगल सलीम ने खुद के जहांगीर होने का ऐलान कर दिया। जहांगीर यानी दुनिया को जीतने वाला। वहीं चर्चित पत्रकार शाजी जमा ने अपनी किताब अकबर में लिखा है कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फकीरों ने बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। इसलिए सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख लिया। जो भी है, सलीम के खाते में ऐसी कोई अहम लड़ाई नहीं है या ऐसा कोई अहम वाक़या दर्ज नहीं है जो उसके नाम की गवाही देता हो। वैसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेज़ी और राजपूती खून दौड़ रहा हो, जो बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम का ही जागीर था। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगल इतिहास में बड़े चाव से लिखा जाता है। सलीम बादशाह अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी की संतान था। कोई उसका नाम जोधा बोलता है तो कोई हीर कंवर। कुछ लोग उसे आमेर का न होकर जोधपुर का बताते हैं। जब रानी गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकरी के शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहने के लिए भिजवा दिया। अकबर की ख्वाहिश थी कि तैमूर का वंशज चिश्ती के साए में ही दुनिया में आए। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस बार अकबर ने कहा कि वे पहला बेटा शेख की सरप्रस्ती में देंगे और जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम के चिश्ती के ही नामों पर ही धरे गए। जहांगीर जिस तख्त पर बैठा वो बाबर, हुमायूं और अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया, पर इसका भी सूत्रधार शाहजहां था। कहते हैं कि जहांगीर महत्वाकांक्षी नहीं था। उसके जीवन के अंतिम कुछ सालों में शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई थी। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुताबिक जहांगीर और शाहजहां अकबर की श्रेणी के शासक नहीं थे, पर वो दोनों इसलिए शासन पर आए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित राजकीय और सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा था। नेहरू के मुताबिक अकबर ने इस ढांचे को इतनी खूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के 100 साल बाद तक हिंदुस्तान को कोई विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर जहांगीर को इतिहासकार महान मुगलों की श्रेणी में क्यों रखते हैं। शायद या तो इसलिए कि वह कला का पारखी था जो उसके काल में ऊंचे स्तर पर पहुंची, या फिर शायद इसलिए कि कुछ इतिहासकार उसे सबसे सहिष्णु मुगल मानते हैं। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पक्षियों से, जानवरों से और विज्ञान से बेहद लगाव था। इसका जिक्र जहांगीर नामा में मिलता है। उसके शासनकाल में लिखी गई यह किताब उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का दिन ब दिन बयां करती है। वैसे जहांगीर के शासन के शुरुआती 17 साल बड़ी शांति से गुजरे। सिर्फ उसके बेटे बागी खुसरो ने जरूर उसे कुछ दिक्कतें दी थी, पर जहांगीर ने उसकी बगावत को हर बार कुचल दिया था। आखिरी बार तो उसने खुसरो को लगभग अंधा ही कर दिया था। इसी दौरान मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां उसकी जिंदगी में आई। नूरजहां की जहांगीर से मुलाकात के भी कई संस्करण हैं। कुछ कहते हैं कि जहांगीर ने एक बार उसे कहीं देख लिया और दिल दे बैठा। एक तरफा इश्क में गिरफ्तार उसने उसके शोहर को भी मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने नूरजहां के पिता गियास बेग से उसका निकाह लाहौर जाकर किसी और से करने को कहा था। इस प्रकार इराक का अली कुली बेग इस्तजुलू उसका शोहर हुआ। जब जहांगीर शहंशाह बना, उसने अली कुली बेग को बंगाल भेज दिया, जहां किसी जंग में वह मारा गया। इसके बाद नूरजहां आगरा चली गई और 1611 को ईरानियों के उत्सव नौरेज़ में उसकी जहांगीर से मुलाकात हुई। 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी हो गया और इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर थाम ली थी। अपने नाम के सिक्के गड़वाए और कामकाज के अहम फैसले भी वो लेने लगी। इससे आगरा के राजनीतिक हालात बदलने लगे थे।
जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम उर्फ शहंशाह अकबर की तरह तेज तरार था। जिस मेवाड़ को अकबर भी नहीं जीत पाए थे, वहां का राणा खुर्रम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। खुर्रम भी राणा की ताकत और न झुकने की आदत से रूबरू था। उसने राणा से आसान सी शर्तों पर आत्मसमर्पण करवाया। खुर्रम ने राणा से सिर्फ मुगलों की सरपरस्ती कबूल करने की शर्त रखी थी, जिसे राणा ने मान लिया। इस संधि के बाद खुर्रम का आगरा दरबार में काफ़ी मान हो गया। जहांगीर ने सरेआम उसे अपना वारिस होना कबूल किया था और उसे शाह-ए-जहां यानी शाहजहां की पदवी से नवाजा गया। वहीं जहांगीर की पत्नी नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा, तो उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार को बढ़ावा दिया। उसने पहली शादी से हुई औलाद लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवाकर आगरा का माहौल गरमा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्खन गया हुआ था। जब उसे यह खबर मिली तो उसने विद्रोह का ऐलान कर दिया। मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो वो थी उत्तराधिकार पर कोई नीति नहीं थी। लिहाजा मुगल शहजादे तलवारों के जोर पर फैसला करते। शाहजहां की फौज जहांगीर की सेना से भिड़ गई। जहांगीर की जीत हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ली। बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ कर दिया, पर नूरजहां ने उसके बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को बतौर जमानत आगरा दरबार में रख लिया। लेकिन आगे चलकर दोनों भाइयों के बीच गद्दी के लिए युद्ध हुआ। 28 अक्टूबर 1626 को जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की मौत हो गई। अब खाली शाहजहां ही बचा था जो गद्दी पर बैठता। जहांगीर की तबीयत बेहद खराब रहने लगी थी। परवेज की मौत के ठीक 1 साल बाद उसके इंतकाल वाले दिन यानी 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते हुए जहांगीर राजौरी में चल बसा। उसे लाहौर में दफनाया गया। शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसने नूरजहां को माफ़ कर दिया। वह भी लाहौर चली गई और अंत तक वहीं पर रही। वैसे जहांगीर के शासनकाल को इसलिए भी याद किया जा सकता है कि उसी दौरान अंग्रेजों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने लगी थी। उधर मुगलों के जहाज हज और व्यापार के लिए अरब सागर में आया जाया करते थे और अक्सर पुर्तगाली लुटेरे या सैनिक उन्हें लूट लेते थे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से समुंदर की बादशाहत को छीन लिया था। जहांगीर इस बात के चलते अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित हो गया था, क्योंकि मुगलियों जहाज़ों को रोकने वाला कोई नहीं था। जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी। आने वाले 100 सालों तक किसी भी मुगल ने अंग्रेजों को संजीदगी से नहीं लिया और मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर दिया।